Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss and solve with you the problem 2.16 from Managerial Accounting by Garrison and Nori. अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है, ये प्रॉब्लम है, ये इसमें हमने जो है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, कॉस्ट शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रिपेयर करना है। ये नॉर्मल से थोड़ी सी जो है वो हट के है सिचुएशन। इसमें सिंपल डाटा की बजाय एक सिनेरियो दिया गया है, एक केस स्टडी दी गई है, जिसमें जो है वो एक अनट्रेंड अकाउंटेंट साहब ने एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की है जिसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो हम पहले उस इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर जो है एक कंपनी जो है मार्च 1 से वो अपने ऑपरेशंस का आगाज़ करती है। 5 मंथ्स के बावजूद लॉसेस रहते हैं और अब जो है अगस्त का महीना आ गया। मैनेजमेंट वाज डिसअपॉइंटेड हाउएवर व्हेन द इनकम स्टेटमेंट फॉर अगस्त वाज प्रिपेयर्ड एंड आल्सो इट शोज़ अ लॉस। तो इसकी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें सिचुएशन जो है पूरी इसको पढ़ने के बाद, ये चूँकि एक इनकम स्टेटमेंट एक अनट्रेंड अकाउंटेंट ने प्रिपेयर की है, तो हमें इसमें जो है इसको हम ज़रा एनालाइज कर लें। सेल्स ठीक लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इन्होंने तमाम तर एक्सपेंसेस को एक ही लिस्ट में डाल दिया है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल्स परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को इकट्ठे लिख दिया है। साथ ही उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को भी एक ही लिस्ट में डाल दिया। ऑल्दो अपेरेंटली इसमें बहुत ज़्यादा आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि एक और इसमें मिस्टेक जो बहुत बड़ी है वो ये है कि रॉ मटेरियल परचेज्ड को जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑब्वियसली हम जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डालते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड को डालते हैं। और डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि आप परफॉर्मे को देख सकते हैं। रिव्यू प्रॉब्लम को ज़रूर देखा करें जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना हो। व्हेन यू आर नॉट सो मच एक्सपर्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, उस वक्त तक आप रिव्यू प्रॉब्लम को ज़रूर देख लिया करें। इससे रिलेटेड जो भी होती है उससे आपको परफॉर्मा नज़र आ जाता है, या अपने टेक्स्ट बुक में परफॉर्मे को ज़रूर देखा करें जो कि आपने क्लास में इसको लर्न किया है, अंडरस्टैंड किया। तो इसमें मिस्टेक क्या है कि रॉ मटेरियल्स में बिगिनिंग इन्वेंट्री को ऐड किया जाता है और एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया जाता है, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो उसको उसने यूज़ नहीं किया और इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल्स यूज़ जो है वो हमारे सामने नहीं आ सका। अच्छा जी, अब ये दो चीज़ें हो गई। इन दो चीज़ों को हम करेक्ट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री वगैरह को, सारे मामले को हम फिर देखेंगे। और ना सिर्फ ये है कि ये जो है इसमें मिस्टेक है कि रॉ मटेरियल्स को सही तरह से एडजस्ट नहीं किया, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को भी सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया। यानी उसमें ये बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज़ को भी, बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द इन्वेंट्रीज़ को टेक इनटू अकाउंट नहीं किया, यानी कि वर्क इन प्रोसेस की भी बिगिनिंग एंडिंग को टेक इनटू अकाउंट नहीं किया, और फिनिश गुड्स की भी बिगिनिंग एंडिंग को भी जो है वो टेक इनटू अकाउंट नहीं किया। और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि एंडिंग इन्वेंट्रीज़ तीनों की बिगिनिंग के मुकाबले में ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली ये तीनों जब एंडिंग इन्वेंट्रीज़ ज़्यादा हैं तो वो CGS की वैल्यू में कमी का बायस बनेंगी। जब CGS कम होगा तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा। तो अपेरेंटली ये कंपनी लॉस में नहीं जा रही है। ये अभी हम इसकी कैलकुलेशंस को देखेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आपको ये साबित हो जाएगा। अच्छा जी, इस लॉस को देख के प्रेसिडेंट साहब मज़ीद परेशान हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब तो जनाब द कंपनीज़ कंट्रोलर रिज़ाइन अ मंथ अगो। किसी भी वजह से कंपनी के जो कंट्रोलर साहब थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और अब कंट्रोलर नहीं है, तो अकाउंट्स मैटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। सैम जो है एक नए असिस्टेंट हैं उनके ऑफिस में, उन्होंने ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। तो लेट्स सी, अब हम इसको दोबारा से देखें। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, एज वन स्टेप इन गैदरिंग डाटा फॉर अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर अगस्त। पीछे के स्टडी में चल रहा है कि प्रेसिडेंट हैज़ आस्क्ड यू टू चेक ओवर द इनकम स्टेटमेंट एंड मेक अ रिकमेंडेशन एज टू वेदर द कंपनी शुड लुक फॉर अ बायर फॉर इट्स एसेट्स। और प्रेसिडेंट इस हद तक आमादा हो गए हैं कि अब ये लॉस में कर कंपनी चल रही है 6 माह से, तो हम क्यों ना इस कंपनी को सेल आउट कर दें, ड्रॉप कर दें, इसके एसेट्स को बेच दें। और उन्होंने आपको ये भी कहा है कि आप ज़रा इनकी इनकम स्टेटमेंट को चेक करें, देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो
उस इंस्ट्रक्शन को जो है वो उस पर अमल करते हुए आपने जो है वो आस्क यू, ठीक है जी, टू चेक ओवर द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब आप उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाएंगे। अगेन आपको बता दूं, परफॉर्मा जहां आपने लिखा हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में देख लें या रिव्यू प्रॉब्लम में देख लें, उस परफॉर्मे को बेस्ट वे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का यही होता है कि आप पहले परफॉर्मे को लिख लें और उसके बाद फिर उसमें वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करें। मैं आपकी हेल्प के लिए परफॉर्मे की तरफ एक मरतबा जाता हूँ कि आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, ये आपके लिए हमेशा काम आएगा। एक मरतबा मैं आपके साथ ये सारा मामला तरीक़ाकार इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने एक रिव्यू प्रॉब्लम है, सॉल्व हुई है। इसमें आपके सामने इसका परफॉर्मा भी आ गया। सबसे पहले देयर आर 3 कॉस्ट एलिमेंट्स, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल्स की आगे फर्दर डिटेल्स होती हैं। रॉ मटेरियल्स परचेजेस जो होता है उसमें आपने ऐड करना है उसकी बिगिनिंग इन्वेंट्री को और एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है, और आउटर कॉलम में जो है रॉ मटेरियल्स यूज्ड को आपने ले आना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल्स यूज्ड। ठीक है, ये आउटर कॉलम हो गया। आउटर कॉलम के अंदर ये हम सारी मेन कैलकुलेशन आउटर कॉलम में करेंगे। इनर कॉलम हमने इसलिए रखा हुआ है कि अगर किसी चीज़ की फर्दर कैलकुलेशन है तो उसको हम इनर कॉलम में करेंगे और उसके फाइनल आंसर को बाहर ले जाएंगे, जैसे कि हमने मटेरियल में किया। तो अब इस तरीके से रॉ मटेरियल्स यूज जो है 780,000, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इस तरीके से हमने ये एक परफॉर्मा बना लिया। पहला आंसर जो आया तीनों डायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड को ऐड करने से, तो इसको हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग को ऐड करते हैं और एंडिंग को लेस करते हैं। बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप करें, पहले बिगिनिंग को ऐड करें और उसका जो आंसर है उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करें वर्क इन प्रोसेस की। तो उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। ये आपके सामने परफॉर्मा है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। एज अ नेक्स्ट स्टेप, चूँकि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होती है। तो आप यहाँ पे पिछले परफॉर्मेंस से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू को उठाएंगे, ठीक है, और उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशंस के लिए आगे ले आएंगे। ये वैल्यू आपकी जो है ये एज इट इज़ जो है CGS की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो है वो फिनिश गुड्स की बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐड की और फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो माइनस कर दी। इसको डिटेल के साथ मैं आप लोगों को क्लासरूम के अंदर शेयर कर आया हूँ, जिसके अंदर आपको एक वर्क इन प्रोसेस का लेजर अकाउंट बना के दिखाया था, जिसके डेबिट के ऊपर जो है वो मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स नज़र आ रहे थे। आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अगर याद नहीं आ रहा तो ये मैंने आपको जो है साइड पे लेफ्ट साइड पे बना दिया है। इसमें मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स जो है वो डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कौन सी वैल्यूज़ हैं? 780,000, 150,000 एंड 640,000 इसके डेबिट में आ जाएंगी, और इसकी बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वर्क इन प्रोसेस की 180,000 भी डेबिट में आ जाएगी और क्रेडिट में 100,000 आ जाएगा। जब ये चीज़ें आ जाएंगी, ऐड लेस करेंगे अकाउंट में, तो फिर इसका फाइनल आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है इसके क्रेडिट में आपको ये हासिल होगा, जो कि फिनिश गुड्स को चला जाएगा। एनी हाउ दीज आर द डिटेल्स, ये क्लासरूम में आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परफॉर्मा बन गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप यहाँ से उठाएंगे, एज इट इज़ इसी परफॉर्मे को बनाएं और कोई भी क्वेश्चन में इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो उसमें पुट कर दें। तीसरा परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट का है। इस तरीके से परफॉर्मे को देख के अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी, थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि 2.16 प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो है 2 मिस्टेक्स हुई हैं। एक तो ये कि जो भी इन्वेंटरीज़ हैं उनकी बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री को जो है वो टेक इन टू अकाउंट करने से ये कासर रहे हैं जिन्होंने भी इनकम स्टेटमेंट बनाई है। तो हमने इसको करेक्ट किया, परचेजेज में बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस माइनस किया। मटेरियल्स यूज्ड 160,000 आ गया, लेबर उसी तरह, ओवरहेड उसी तरह, इसमें कोई चेंज नहीं है। 315,000 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। जैसे अभी परफॉर्मे में देखा, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग एंडिंग को एड लेस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 310,000 आपके सामने वैल्यू आ गई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो हमने पिछले परफॉर्मेंस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
जो है 310,000 की वैल्यू को, उसमें बिगनिंग इन्वेंट्री को ऐड किया और एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, 40,000 और 60,000 ऐड लेस किए बिल तरतीब, तो हमारे पास 290,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। वो एक चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि हम मेन कैलकुलेशंस जो है वो आउटर कॉलम में करते हैं, इनकम स्टेटमेंट की भी मेन कैलकुलेशन आउटर कॉलम में हो रही हैं। सेल्स जो है वो आउटर कॉलम में हमने लिख दी 450,000, और हमें CGS चाहिए, ये आगे कॉलम लगा हुआ है, तो CGS की कैलकुलेशंस के लिए हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 310,000 और 40,000 इसको ऐड किया और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की माइनस कर दी। CGS माइनस किया सेल्स में से तो एक और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस मार्जिन आ गया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस किए तो ये हमारा 18,000 नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है कि इसमें हम रिकमेंडेशंस क्या हैं, यानी प्रेसिडेंट की जो है वो हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बना के दे दी है नई इनकम स्टेटमेंट। नई इनकम स्टेटमेंट बनाने से कहाँ पे हमारा 12,000 जो है वो लॉस शो हो रहा था, और जब हमने उसको करेक्ट करके बनाया तो अब हमारे पास 18,000 ऑपरेटिंग इनकम शो हो रही है। इट मीन्स कि वो जो मिस्टेक्स थी उनको हमने दूर किया और फिर हमें सही जो है वो नंबर नेट प्रॉफिट का, नेट ऑपरेटिंग इनकम का हासिल हो गया। तो ये गुड न्यूज़ है प्रेसिडेंट के लिए। वी डोंट नीड टू सेल आवर एसेट्स, नो नीड टू क्लोज आवर बिजनेस। सो फर्स्ट स्टेप में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना दिया, सेकंड स्टेप में नई इनकम स्टेटमेंट बना दी। Based on your statements prepared in 1 and 2 above, would you recommend that the company look for a buyer? तो क्या अब कंपनी को एक बायर की ज़रूरत है? जी नहीं, इसका आंसर ये है कि अब हमें अपनी कंपनी सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है वो ऑथर के हम वर्ड्स को फॉलो कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, इन प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट फॉर अगस्त सैम फेल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। बिल्कुल उन्होंने उन दोनों को इकट्ठा ही कर दिया था, दोनों को अलग करना चाहिए, अलग कैलकुलेशंस होती हैं, पीरियड प्रोडक्ट कॉस्ट की मखसूस कैलकुलेशंस होती हैं। और ऑल्सो ही फेल टू रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन इन्वेंटरीज, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंटरीज की जो चेंजेस हैं उसको भी वो रिकॉग्नाइज करने में नाकाम रहे between the beginning and end of the month. Once these errors have been corrected, the financial condition of the company looks much better and selling of the company may not be advisable. तो हमको कंपनी को सेल करना कहते हैं कि it may not be advisable. So company looks much better and selling the company may not be advisable. So that's all. तो इन शॉर्ट ये कि जब भी आप अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप परफॉर्मे को ज़रूर फॉलो करें और परफॉर्मे को लिखने के बाद फिर उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।